चलिए जी बच्चों, अब हम जानकारी लेते हैं एनर्जी बैंड्स के बारे में। एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं और एनर्जी बैंड्स के बेसिस के ऊपर हम लोग किस तरीके से कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को बाइफरगेट करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको बताता हूं। पहली जानकारी ये कि हर एक एटम के अंदर में शेल्स होते हैं, ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। और हर शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रखने की मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी होती है, हमें ये भी पता होता है, ठीक है। मगर इन शेल्स के अंदर में कुछ सब शेल्स होते हैं और उन सब शेल्स के अंदर में भी सब शेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग ऑर्बिटल्स या सब ऑर्बिटल्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक शेल, ये शेल नंबर 1 जिसको हम लोग n=1 कहते हैं। दिस इज शेल नंबर 2 और दिस इज शेल नंबर 3। मगर आप इस चीज को ध्यान से समझें कि इस शेल में, जैसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी। तो ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इसी शेल में नहीं घूम रहे होते हैं, इसका अपने आप में एक बैंड होता है, शेल का कुछ इस तरीके का बैंड होता है। और इस शेल के अंदर में, उस बैंड के अंदर में भी सब बैंड्स कुछ इस तरीके से बनते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूमते, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमते, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। मतलब ये कि एक शेल कोई ऐसी एक लाइन नहीं है, वो भी एक पूरा एनर्जी का बैंड है पूरा का पूरा। तो जैसे पहले शेल के अंदर में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो एक ही एनर्जी बैंड में कुछ इस तरीके से रहते हैं। दूसरे शेल में कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है, ये हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। ये होता है 1s ऑर्बिटल और ये होता है 2s, ये होता है 2p। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एक इसमें, जैसे अगर मान लीजिए मैंने 2s पकड़ लिया तो ये 2s, फिर ये आ जाता है 2px, 2px, 2py, 2pz, ये आ जाएगा 2px, ये आ जाएगा 2py, ये आ जाएगा 2pz। तो इस तरीके से बैंड बने हुए हैं। मगर एक सब ऑर्बिटल के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होते हैं। एक सब ऑर्बिटल के अंदर में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे पहले से दूसरे शेल में, दूसरे से तीसरे शेल में जाएंगे, तो हम लोग देख सकते हैं कि एनर्जी जो है वो बढ़ती है। यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे एनर्जी जो है इंक्रीज होती है, इंक्रीजिंग एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी बढ़ती है जैसे जैसे हम आगे के शेल्स में जाते हैं। अगर मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड इसको बोला जाता है, वैलेंस बैंड। और मान लीजिए यदि हमने उसको एनर्जी दी या उसने एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर ली और वो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के ऊपर के शेल में चला जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के ऊपर के शेल में चला जाता है तो हो सकता है वो कंडक्ट भी करने लग जाए, तो हम फिर उसको बोलेंगे वो कंडक्शन बैंड में आ चुका है। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं
और जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं वो कंडक्शन बैंड में होते हैं, और कंडक्शन बैंड हमेशा ऊपर वाला होता है। तो अब हम इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें? तो इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि हम लोग कुछ इस तरीके की हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचते हैं, और ऐसी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये इस तरीके की हॉरिजॉन्टल लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और ये इंडिकेट कर रहा है सब ऑर्बिटल, और इस सब ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते हो। जैसे सबसे नीचे वाले, सबसे कम एनर्जी वाले में मैंने यहाँ पे रख दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर इसके ऊपर रख दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर इसके ऊपर मैंने रख दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर इसके ऊपर मैंने रख दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड में हैं। और मगर वैलेंस बैंड की भी कोई अपर लिमिट होगी ना, सबसे ऊपर वाला सब ऑर्बिटल जिसके ऊपर यदि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो सीधे कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो ये हम लोग दिखा देते हैं, एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, दिस इज कॉल्ड एज EV, एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू वैलेंस बैंड। और यदि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम बढ़ा दें, बढ़ाते बढ़ाते अगर ये मान लीजिए कुछ ऊपर के एनर्जी वाले रीजन में आ जाता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड EC, यहां पे भी जाएगा तो 2-2 के ग्रुप में ही जाएगा, ये 2-2 के ग्रुप में ही जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से एनर्जी जो होती है वो वैलेंस बैंड की अलग, जो कि कम होती है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। ये देखिए, जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। ये ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम लोग जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम जब जाएंगे तो इंक्रीजिंग एनर्जी, इसका मतलब साफ है कि वैलेंस बैंड की एनर्जी कम होती है और कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज्यादा होती है। अब इन दोनों एनर्जी के बीच में जो गैप होता है, ये जो गैप होता है इसे हम लोग कहते हैं एनर्जी गैप, EG, इसे कहते हैं एनर्जी गैप, EG। दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी गैप, ये कहलाता है एनर्जी गैप। अब एनर्जी गैप मेटल्स में कैसा होता है, मेटल्स में या कंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में या इंसुलेटर्स में कैसा होता है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग देखते हैं जनरली जो कंडक्टर्स होते हैं या फिर जो मेटल्स होते हैं, अगर हम लोग मेटल्स की बात करें या फिर कंडक्टर्स की बात करें, तो मेटल्स या कंडक्टर्स के अंदर में जो एनर्जी गैप होता है वो होता ही नहीं है। मतलब ये जो वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड इसी के ऊपर होता है ओवरलैप्ड। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, मान लीजिए वैलेंस बैंड है ये वाला, एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, और हमारा जो वैलेंस बैंड है मैं इसको दिखा देता हूं रेड कलर से, ये हमारा एनर्जी गैप है, वैलेंस बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड, ये हम लोग वैलेंस बैंड यहां पे दिखा रहे हैं। और जो कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड उसी के ऊपर ओवरलैप्ड होता है, EC, कंडक्शन बैंड इसी के ऊपर ओवरलैप्ड होता है। कुछ इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होता है वो खुद ही कंडक्शन बैंड में होता है, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है जो इनके बीच में होंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरीके से, तो घूमते 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 वो बगल वाले सोडियम के चारों तरफ भी घूम सकता है, फिर घूमते घूमते वो किसी तीसरे के चारों तरफ घूम सकता है। वो ही वैलेंस शेल में है और कंडक्ट भी वही कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो एनर्जी गैप होता है
इसके केस में जो एनर्जी गैप जो होता है वो होता है 0। मेटल्स के केस में एनर्जी गैप होता है 0। वहीं पे यदि हम लोग देखें इंसुलेटर्स का केस, अगर हम लोग इंसुलेटर्स का केस देखें, इंसुलेटर्स का केस देखें तो इंसुलेटर्स के केस में जो वैलेंस बैंड होता है और ये जो कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड को मैंने दिखाया है ग्रीन कलर से और कंडक्शन बैंड को मैंने दिखाया है रेड कलर से इस फिगर में। तो इसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, दिस एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बड़ा होता है। एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एटॉमिक लेवल के हिसाब से काफी बड़ी एनर्जी मानी जाती है। तो इसको रिप्लेनिश करना, इसको भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इंसुलेटर्स के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में आकर के, सॉरी, ये है हमारे पास में वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आकर के कंडक्ट कर जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। इसीलिए इंसुलेटर्स जो है वो कंडक्ट नहीं करते हैं। अगर हम लोग यही चीज सेमीकंडक्टर्स के केस में देखें तो सेमीकंडक्टर्स के लिए एनर्जी गैप जो होती है वो लेस देन होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, जिसको हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। जिसकी एनर्जी गैप कम होगी उसको हम आसानी से जो है कंडक्ट कराने में मदद करवा सकते हैं। तो एनर्जी बैंड के हिसाब से मेटल्स तो फुल टाइम कंडक्ट करेंगे, इंसुलेटर का सवाल ही नहीं है क्योंकि एनर्जी बहुत अधिक है। और सेमीकंडक्टर्स की जो एनर्जी गैप होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, जिसके कारण ये अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं कस्टमाइज तरीके में जैसे हम लोग चाहते हैं। ओके, गॉट द पॉइंट। तो चलिए फटाफट इसको लिखिए, फिर हम आगे का टॉपिक देखते हैं।